आज है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और कल की क्रेडिट पॉलिसी के पहले तैयारी का भी वक्त। तो ग्लोबल बाजारों से सुस्ती के संकेत, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की सी हरियाली। शुरुआत के बाद क्या दिन भर की रेंज कैसी है और एक्सपायरी होगी कहां? ये है सारे सवाल, जवाब है तैयार। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, वीकली एक्सपायरी कराने के लिए आप ऑफिस पहुंच गए हैं। बताएं सर, ऑफिस से आज के बाजार के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं? बिल्कुल दीप, और काफी हद तक आप और हम दोनों आज मैचिंग दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो आज का कलर है लाइट स्काई ब्लू। और आइए संकेत आपको दे दूं, दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत आते दिख रहे हैं वो बेहतर हैं। कल जैसे हम बंद हुए उसके मुकाबले में काफ़ी बेहतर, क्योंकि जब बंद हुए तो डाउ 75-100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे फ्यूचर्स पे। उसके मुकाबले में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई, 300 अंकों से ज़्यादा की, और 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर जाकर डाउ बंद होता हुआ दिखाया। आज वीकली एक्सपायरी है, पोल हमारा ये बता रहा है 13,100 13,150 के बीच एक्सपायरी होने की संभावना। बर्गर किंग का आईपीओ पहले दिन 3 गुना बढ़ा है, और एचडीएफसी लाइफ में स्टैंडर्ड लाइफ अपना हिस्सा घटाने की तैयारी में, और कुछ ब्लॉक डील्स, बड़ी ब्लॉक डील्स देखने को मिल सकती है। बड़ा सवाल है कि जहां ब्लॉक डील्स होंगी, जहां से हिस्सेदारी घटेगी, क्या वहीं पर खरीदारी करने का वक्त है? ये सारे ट्रिगर से रखेंगे नजर इन पर। जी दी, बिल्कुल अनिल जी, तो नज़र रखते हैं। और इस सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी भी है सर, तो वहां पर हमारी नज़र है। ये थोड़ा मार्केट एक्शन के बारे में ही बताइए सर। थोड़ा ग्लोबली डोमेस्टिक मार्केट्स में भी कंसोलिडेशन का ट्रेंड आते हुए दिख रहा है, पर हमने देखा कल S&P 500 पर भी नया हाई लगा। भारतीय बाजारों के लिए भी वैसे तो कंसोलिडेशन का ही दिन था सर, बट एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक नया क्लोजिंग हाई आते हुए दिखा, और अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग भी हमने देखी है। तो किस तरह से समझें इस एक्शन को, और एक्सपायरी के लिए ये सेटअप क्या बता रहा है? दीप, कल नया लाइफ हाई बन गया और चर्चे ही नहीं है। मतलब किसी को लग ही नहीं रहा कि नया लाइफ हाई बना है, क्योंकि पूरे दिन भर जिस तरह से बाजार ने हल्की कमजोरी के साथ कारोबार किया, और आखिरी 1 घंटे में डेटा के दम पर जो रिकवरी आई और एडजस्टेड क्लोजिंग जो हुई वो हरे निशान में हुई, न कि लाल निशान में। और उस लिहाज से देखें तो 13,113 ये क्लोजिंग बेसिस पर लाइफ हाई था निफ्टी का अब तक का, जो कल आपने देखा। जी हाँ, ये लाइफ हाई है। विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको कि कल लाइफ हाई बंद हुआ है, लेकिन हाँ हुआ है। ये निफ्टी पर लाइफ हाई है। दूसरा, उससे जस्ट एक दिन पहले यानी कि परसों 13,109 का हाई था। तो 2 दिनों से लगातार लाइफ हाई बना रहा है निफ्टी, इंट्राडे बेसिस पर नहीं, क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे बेसिस पर 25 नवंबर का आपका हाई है 13,145 का। पूरी संभावना है आज उसे आप पार करने की कोशिश करेंगे। तो मजबूत है बाजार, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आदत लोगों की ऐसी पड़ चुकी है कि वो लाल निशान में देखने के आदी नहीं है। लंबे समय से बाजारों को उन्होंने लाल निशान में देखा नहीं। एक आध दिन के करेक्शन में हड़बड़ी और जल्दबाजी और पैनिक कर जाते हैं, और इसीलिए एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं बार बार कहता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है, बार बार कहने के बाद बात याद हो जाती है। और वो ये कि जब लाइफ टाइम हाई के आसपास आप हैं तो आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस क्वांटिटी के लिहाज से और नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिहाज से लिमिटेड करनी चाहिए। करिए ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं। तेजी का मार्केट भी है, बाय ऑन डिप्स का आप स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे, गिरावट में खरीदारी करेंगे, एकदम सही है। तो 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर कर लेनी है। पहला ये कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में पोजीशन एक साथ ना रखें, क्योंकि बाजार जिस तरह से एकदम से उतार चढ़ाव देते हैं उस समय आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टॉक कब कहाँ कितना मूव कर गया। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कम कर लें। समझिए ऑन एन एवरेज आप 2-3 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या 5-7 स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो उन्हें कम ले आएँ ताकि आपको ट्रैक करने में, मॉनिटर करने में आसानी हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वॉलेटिलिटी जो बढ़ रही है उसको देखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ी सी कम कर लें। जितना, माफ़ कीजिएगा, जितनी पोजीशन आप बनाकर चलते हैं थोड़ी सी उससे कम रखेंगे तो आपको मैनेज करना इजी होगा, और आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रख सकते हैं ताकि आप उतार चढ़ाव में अपना स्टॉप लॉस ना गंवा दें और नुकसान बुक ना कर लें। क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ ट्रेडर्स को वही होती है कि जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो ट्रिगर हो जाता है, और ट्रिगर होने के बाद वापस स्टॉक मूव करता है और आपके टारगेट पर पहुंचता है, तो वो एक नहीं डबल दर्द देने वाली बात है। एक तो आपका स्टॉप लॉस खा गया, दूसरा टारगेट फिर से आ गया। स्टॉप लॉस खा के अगर स्टॉक और गिर जाए तब तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, हमारा डिसीजन ठीक था स्टॉप लॉस लगाने का, लेकिन स्टॉप लॉस खाकर फिर वापस टारगेट पे आ जाए तो वो तकलीफ असहनीय है। तो वो ना हो, इसके लिए आपको क्वांटिटी कम कर लेनी है। और तीसरी बात जो है दीप, वो ये कि रेंज बाउंड ट्रेड में आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। तो एक तरफा ट्रेडिंग वाली जो बात है उससे अब निकलकर आपको दोनों तरफ की ट्रेडिंग वाले मौकों पर ध्यान देना चाहिए। ऊपर के स्तर पर प्रॉफिट बुक करके वापस निचले स्तरों पर एंट्री करने के बारे में विचार करें। ये आपके लिए तीसरी चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना। तो ये 3 चीज़ों की कंबाइंड स्ट्रेटेजी आपके लिए आज काम आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जी दीप।
बिल्कुल, तो ये 3 मंत्र अनिल जी ने आपको समझा दिए हैं जिस तरह से आपकी मार्केट पर अप्रोच होनी चाहिए। सर, इसमें जरा एक जो फंड एक्शन है उसके बारे में भी पूछें। वैसे तो हम रोज विस्तार में डिस्कस करते ही हैं, पर कल हमने देखा कि थोड़ा हाथ थमा है एफआईएस का, हालांकि फिर भी कैश में खरीदारी करी है, पर ये जो इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली करी है एफआईएस ने, इससे क्या समझना चाहिए सर? दीप, ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जैसे एक दिन की गिरावट से हम परेशान हो जाते हैं, इंट्राडे की गिरावट से ऐसा लगता है कि बस टॉप बन गया, नीचे जाने की तैयारी, वैसे ही एक दिन के डेटा से ये मतलब ना निकालें कि एफआईएस की खरीदारी खत्म हो चुकी है और बिकवाली शुरू हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा उन्होंने हाथ रोका है, लेकिन उतना भी नहीं कि आपको बहुत डर लगे। इसका मतलब सिर्फ इतना निकलता है कि आपको ऊपरी स्तरों पर खरीदारी करने के बजाय निचले स्तरों का इंतजार करना है और वहां से खरीदना है। क्यों? पहली बार 3 डिजिट में खरीदारी का आंकड़ा आया है पिछले कई दिनों से, क्योंकि मैं देख रहा था पिछले 21 दिनों में अगर आप देखें तो लगभग 70,000 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से हो चुकी है पिछले 21 दिनों में। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आंकड़ा बहुत बड़ा है। 69,000 का ये जो आंकड़ा है, ये पिछले 21 दिनों से लगातार खरीदारी के बाद, और कल भी 357 करोड़ की खरीदारी का ये आंकड़ा है कैश में। दूसरा, सामने स्टॉक्स उन्होंने 460 करोड़ के खरीदे, यानी कि लगभग 800 करोड़ की खरीदारी है स्टॉक्स में एफआईएस की तरफ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने 1080 करोड़ के इंडेक्स बेचे। जो इंडेक्स बेचे उसमें शॉर्ट कम है दीप, तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग है, लॉन्ग पोजीशन कम की है, तो वो ठीक है ना। अब लाइफ टाइम हाई के आसपास 13,000 के ऊपर अगर एफआईएस थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, भाई इतना खरीद कर अगर 1,000 करोड़ का बेचते हैं, उसमें भी अगर आप सोचेंगे क्यों बेच दिया, क्वेश्चन करेंगे, या फिर ये सोचेंगे कि भाई ये क्या, तो ऐसा ठीक नहीं है। तो मेरा ये मानना है, हाँ थोड़ा सा हाथ रोका है, लेकिन अगले 2-4 दिन और देखिए। और आपको याद होगा जब इस सीरीज की शुरुआत में भी हम यही बात कर रहे थे कि नवंबर की सीरीज में तो फ्लोज बड़े मजबूत रहे, नवंबर के महीने में मजबूत रहे, इस उम्मीद में कि एमएससीआई इंडेक्स में जो बदलाव हो रहे हैं उससे वेटेज बढ़ेगा, और वो हुआ भी। अब दिसंबर के महीने में आपको ये देखना है, लेकिन मैं फिर कहूँगा जो मैंने दिसंबर की शुरुआत में कहा है दीप, वो ये 60-70 हज़ार करोड़ के फ्लोज ड्रीम है, सपना है, जो हकीकत में बदला है नवंबर के महीने में। हर महीने ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो ये कहूँगा इस महीने अगर 25,000 करोड़ भी आ जाए, 20,000 करोड़ भी एफआईएस के आ जाए, तो भी आप 13,500 देख लेंगे। तो इतने बड़े फ्लोज ना भी हो कोई चिंता नहीं, इन फ्लोज से भी आपका काम चल सकता है, ये मानकर चलें। तो आराम से फ्लोज को एक दिन के बेसिस पर डिसाइड ना करें, इंतजार करें, ज़्यादा बढ़िया है। एक और पॉइंट इंटरेस्टिंग है दीप, जो मैं आज रखना चाहता हूँ डेटा के लिहाज से। देखिए, कल हमने क्लोजिंग हाई बनाया 13,113 का, परसों हमने क्लोजिंग हाई बनाया 13,109 का, और लाइफ टाइम हाई है 13,145 का, जो 25 तारीख का है, 25 नवंबर का। पूरी संभावना अभी तक के मूड माहौल को देखकर ऐसी लग रही है कि आज एक लाइफ टाइम हाई आप बना देंगे, 13,145 के पार निकलेंगे। ठीक है, अभी तक जो मैंने देखा है पिछले जब से 12,400 के लेवल को पार करके बाजारों ने तेजी दिखाई, जब लगातार तीसरे दिन लाइफ टाइम हाई बाजार बनाता है तो उसके बाद उन लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। तो आज के सेशन में भी आप ये उम्मीद करके चल सकते हैं, अगर ट्रेंड, वैसे तो 2020 का साल ऐसा रहा है जो सारे पुराने ऐतिहासिक ट्रेंड तरीके उनको सबको झुठलाकर अलग ही तरह से चलता आया है, लेकिन ये 2020 का नहीं, ये कुछ दिनों वाला ट्रेंड है। तो इस पर आप थोड़ा भरोसा कर सकते हैं कि लगातार तीसरे दिन अगर बाजार हाई बनाता है तो फिर थोड़ी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और इसका मतलब ये है कि थोड़े से एफआईएस के धीमे पड़ते हुए आंकड़े, लगातार तीसरे दिन का लाइफ हाई, ऊपरी स्तरों पर खरीदने के बजाय प्रॉफिट बुकिंग, और वापस निचले स्तरों का इंतजार करें। जब पैनिक जैसा कल माहौल दिखे उस समय एंट्री कर डालें तो तुरंत प्रभाव से पैसा, देखिए मंदी करके आपको टाइम लगा पैसा बनाने में, कल दिन भर में तेजी करके आधा पौन घंटा लगा। ये बड़ी चीज है, ये ट्रेंड है आपका कि आपने कल अगर 2:30 बजे 2:45 बजे तेजी की डेटा देखकर, तो आपके 100 पॉइंट 125 पॉइंट तुरंत ही बन गए, चुटकियों में, मिनटों में। और अगर आपने मंदी की तो आपको पूरा दिन इंतजार करना पड़ा। करेक्ट, तो ये ट्रेंड है। तो इसलिए जब इस तरह का पैनिक मचे और डेटा सपोर्ट करते हुए दिखे, वहां पर खरीदारी करने के लिए आप इंतजार करें, और वो मौका लपकने का होगा। और ऊपरी स्तर पर इन दो फैक्टर्स के चलते एफआईएस का थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ हाथ, कहीं नेगेटिव नहीं है, लेकिन और तीसरे दिन लगातार लाइफ हाई ऊपर में प्रॉफिट बुक करिए। जी दीप। ओके, तो एक आपको एनालिसिस अनिल जी ने करके दी है कि ट्रेंड ये बताता है कि शायद आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो सकता है। देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा सर। पर एक सवाल और था, आज के मार्केट एक्शन की बात करें उससे पहले, बर्गर किंग आईपीओ सर, पहले दिन तो हम देख रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस मिला है। आपकी राय इस पर थोड़ी साझी हुई थी, आपने कहा था कि थोड़ा कॉशियस रहें, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स ही इस पर व्यू लें।
किस तरह से देखें सर, बर्गर किंग आज आईपीओ का दूसरा दिन है, क्या एडवाइस दे रहे हैं सर? नहीं, कोशिश रहने की राय तो नहीं है दीप, पैसा लगाने की राय तो बहुत क्लियर कट है। लेकिन हाँ, एक ये होता है ना कि शब्दों का चयन आप किस तरह से बोलते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आजकल मैं थोड़ा इस मामले में सावधान होने लगा हूँ, क्योंकि क्या है, जो हमें पसंद करने वाले लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, जो फॉलो करने वाले लोग हैं और जो दिल से जानते समझते हैं, उनके लिए राय मेरे दिल से निकलती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज आप कोई ऐसी राय दे रहे हो जो लोगों को कम समझ में आया और जो लोग न समझ पाएँ, तो फिर वो जिन्हें किसी न किसी चीज़ में गलती निकालनी होती है, तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि बड़ा सावधानी के साथ राय रखी जाए तो बढ़िया है। क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कोई पैसा बनाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं बनाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ऐसा सोचने लगें तो फिर शायद हम दर्शकों के साथ नुकसान करेंगे। तो मैं ये राय सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमें पसंद करते हैं, चाहते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, उनके लिए। आप आंख बंद करके आराम से बर्गर किंग के आईपीओ में पैसा लगाइए। ये मेरी बोल्ड ओपिनियन उन लोगों के लिए जो हमारे आईपीओ के एनालिसिस को बिल्कुल ऐसे के ऐसे फॉलो करते हैं। जो लोग ट्रोल करना चाहते हैं, जो लोग गलती निकालना चाहते हैं कि आपने बोला था मजगांव डॉग डबल हो जाएगा, डबल नहीं हुआ, हालांकि किसी को नुकसान नहीं हुआ, या किसी ग्लैंड फार्मा में कि आपने सदी हुई राय दी थी, वो इशू 2 ही गुना बढ़ा था, सब अपनी जगह है। लेकिन जिन लोगों को वाकई में हम पर भरोसा है और हमारे बोलने के हिसाब से जो वाकई में इस बात को समझते हैं कि अगर हमारी एडवाइस से आपको फ़ायदा होता है, आप आराम से पैसा लगाइए। आपने अच्छा हुआ ये पूछ लिया, नहीं तो मैं तो कल अपनी ओपिनियन दे चुका था। लेकिन अगर अब भी आपकी इफ़ और बट है और अगर आपको ये लगता है कि सदी हुई राय या फिर कॉशियस राय, तो जी नहीं, बिल्कुल भी कॉशियस और सदी हुई राय नहीं है। जो लोग भरोसा करते हैं वो बिल्कुल लगाइए। और मेरा ये मानना है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि लिस्टिंग पर डबल हो जाएगा, अब मैं ये कहूँगा कि मेरा ये समझना है, ये स्टॉक डबल होने की ताकत रखता है। 60 रुपये की इशू प्राइस से डबल होने की ताकत रखता है। कब तक होगा ये वक्त बताएगा, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, आपको लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी, छोटी लिस्टिंग गेन नहीं, लिस्टिंग गेन छोटी भी हटा दीजिए, लिस्टिंग गेन के लिहाज से और लंबी अवधि के लिए, दोनों के लिए आपको पैसा लगाना चाहिए। तो दीप, अभी एकदम क्लियर है ना, अभी कहीं कोई डाउट नहीं है। जो हमारे चाहने वाले हैं उनके लिए राय एकदम साफ है। बिल्कुल सर, 100% क्लियर है, पैसा लगाइए और आने वाले समय में स्टॉक डबल होगा, लिस्टिंग गेन्स भी आपको मिलेंगी। क्लियर हो गया सर? तो बर्गर किंग का बाइट लेना है, ये क्लियर है सर? अब बिल्कुल ले रहा है। और आज मेरा इरादा पूरा है कि सोच रहा हूँ कि बंसल जी को थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दी जाए कल, और बंसल जी को कहा जाए कि उनके सारी फैमिली अकाउंट में आप बर्गर किंग के आईपीओ में पैसा लगाए। अच्छी कंपनी है, अच्छा है, ठीक है, थोड़े वैल्यूशंस महंगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रॉफिट मेकिंग नहीं हुई है। लेकिन इस तरह की कंपनी में शुरुआती सालों में थोड़ा वो रहता है। आपको नेगेटिव फैक्टर्स भी बताने जरूरी है, पॉजिटिव भी बताने जरूरी है। पॉजिटिव ये है कि ये बिजनेस ऐसा है जो ग्रो करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है ग्रोथ और रेवेन्यू की विजिबिलिटी है, और पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको इस आईपीओ में हमेशा इंटरेस्ट रखेगी। जैसे जुबिलेंट में लोगों का इंटरेस्ट है, जैसे वेस्ट लाइफ में इंटरेस्ट है जो मैकडोनल्ड चलाती है, वैसा ही इंटरेस्ट बर्गर किंग में भी रहेगा। तो आप आराम से पैसा लगाइए, कोई चिंता न करें। बिल्कुल, तो आराम से पैसा लगाइए, कोई चिंता नहीं है। अनिल जी की राय, बर्गर किंग आज आईपीओ का दूसरा दिन है, देखते हैं किस तरह का ट्रेंड रहेगा। चलिए सर, फिर आज के ही ट्रेंड की बात करते हैं। बताएं आज का सेटअप क्या बता रहा है? ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं दीप, 2 वजह। एक तो ये कि एशिया में ठीक ठाक से शुरुआत होती दिख रही है, और दूसरा ये कि जिस तरह से अमेरिकी फ्यूचर्स नुकसान के बजाय हरे निशान में बंद हुए हैं, डाउ वो पॉजिटिव है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखी है अमेरिकी बाजारों में, तो ये पॉजिटिव है। एफआईज के संकेत न्यूट्रल हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर ही चल रहे हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। निफ्टी कल ही का सपोर्ट रेंज आज भी काम करेगा, और कल वहीं से सपोर्ट लिया। आप देखिए कल का लो है 12,983, आज भी 12,970, 12,970, 13,060, ये है वो रेंज जो आपको ध्यान में रखनी है सपोर्ट के तौर पर। यहाँ से आपको खरीदारी करनी है। वैसे तो इसके नीचे जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपायरी के दिन आपके पास रेंज बड़ी होनी चाहिए। एक पहले ही डिस्क्लोजर में आपको दे दूं कि आज मैंने एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए सारी रेंज बड़ी रखी है, स्टॉप लॉसेस बड़े रखे हैं, टारगेट बड़े रखे हैं, क्योंकि बड़ा मुंह आने की संभावना हमेशा रहती है। इसके नीचे अगर जाएगा नहीं, लेकिन 12,875, 12,925 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, जहाँ पर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर 13,175, 13,250 कोई लेवल तो है नहीं, खुला नीला आकाश है, ब्लू स्काई जोन। और ऐसे में मैं अंदाज से आपको रेंज दे रहा हूं वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 12,175, माफ कीजिएगा 13,175, 13,250 तक की जगह ऊपर की बनती है। बैंक निफ्टी
29,050, 29,200 मजबूत सपोर्ट जो है दिन के लिए, कल भी यहीं से आपने सपोर्ट लिया 29,150 के आसपास से, आज भी वहीं पर है। इसके नीचे वैसे जाने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने कल जो वीकनेस दिखाई उसको देखते हुए बैंक निफ्टी 28,750, 28,900 रॉक बॉटम सपोर्ट है, वहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग भी करनी चाहिए, फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं वहां पहुंचे ही ना तो बेहतर है, नहीं तो मुश्किल होगा मामला। ऊपरी स्तरों पर 29,750, 29,900 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज है, जहां पर बार बार जाकर बैंक निफ्टी अटक रहा है। और लाइफ हाई भी आपने क्लोजिंग बेसिस पर 29,817 का बनाया है। नॉट लाइफ हाई, 23 मार्च के बाद की रिकवरी का सबसे हाईएस्ट लेवल 29,817 का है। तो इस रेंज में आपको ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। वैसे तो इसको पार नहीं करेंगे, ये मेरा स्ट्रांगली मानना है, फिर भी एक बार 30,000, 30,150 की रेंज को ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलें बैंक निफ्टी पर। तो ये बड़ी रेंजेस, बड़े जोन जिसको मैं कहता हूं, वो आपके लिए डीप। बिल्कुल, तो ये कुछ बड़ी जोन्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। दिन के मूवमेंट के हिसाब से क्या रेंजेस निकल कर आ रही हैं सर? 13,100, 13,175 आज के दिन की छोटी रेंज, 13,060, 13,200 ये आज के दिन की मीडियम रेंज है। ज्यादा संभावना है कि इस रेंज में हम काम कर लें आज, लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से एक और बड़ी रेंज आपको दे देता हूं, और वो होगी 12,975 से 13,250 की। इन तीन रेंज को आप नोट करके रख लें अपने पास, आपके काम आएगी। बैंक निफ्टी 29,200, 29,750 आज की छोटी रेंज, 29,050 से 29,900 मीडियम रेंज, ज़्यादा संभावना है इसी रेंज में आप पूरा दिन बिता देंगे। फिर भी बड़ी रेंज हैंडी रखिए, 28,900 से 30,150, इस रेंज पर आपको फोकस करना चाहिए। ये आपके लिए रेंज हो गई निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। कुछ और डेटा दीप मैं आपको देता हूँ। एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन 77% आई है, 80% से। देखिए, आपको लगातार हम कह रहे थे कि जितनी लॉन्ग पोजीशन एफआईज ने बनाई है उतनी लॉन्ग पोजीशन रहनी नहीं चाहिए। सीरीज की शुरुआत में एफआईज के एक्सेस लॉन्ग है और वो लॉन्ग पोजीशन घटनी चाहिए। तो 82% से 80 और 80 से 77, 2 ही दिन में 5% एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम हुई है, जो कि अच्छा है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, 6 बेसिस पॉइंट घटकर आया 140 पर। विक्स भी 1% नीचे आया। तो डेटा बाकी जो तीनों है वो एकदम कंफर्टेबल है दीप, और वो कहीं कोई कमजोरी की ओर इशारा नहीं करे जी। बिल्कुल, तो डेटा कंफर्टेबल है, कमजोरी की ओर इशारा नहीं है, बट इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए एक्सपायरी के लिहाज से। सर, फिर पोजीशंस का क्या करना चाहिए आज जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं? 13,000 इंट्राडे का स्टॉप लॉस रखिए, 12,950 क्लोजिंग बेसिस पर दूर है स्टॉप लॉस, लेकिन आज मैं दूर दूंगा, कल आएंगे तो मैं आपको स्टॉप लॉस थोड़े छोटे कर दूंगा। आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा है ना, स्टॉप लॉस आप दूर में रख लीजिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी के लिए एक ही स्टॉप लॉस दूंगा, इंट्राडे क्लोजिंग 29,150। वैसे 29,000 निकल कर आता है, 450, 500 पॉइंट दूर है। आपको चलेगा नहीं चलेगा आप अपने हिसाब से देख लें, अदरवाइज आप वहां पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस एक ही है, 13,200, थोड़ा सा ऊपर किया है मैंने, 13,150 से 13,200 कर दिया है। और बैंक निफ्टी पे इंट्राडे का और क्लोजिंग बेसिस पर 29,850 का स्टॉप लॉस है आपके लिए, इस पर फोकस करिए। नई पोजीशन आपको बनानी है निफ्टी में, जरूर बनाइए, 12,965, 13,050 की रेंज में। अगर मौका मिलता तो छोड़िएगा मत, जरूर खरीदिएगा। और तब आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 12,900 का। 13,100, 13,125, 13,145, 13,175 ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए खरीदारी करनी है। दूसरा तरीका उन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो सीधे ही खरीद सकते हैं 13,000 के स्टॉप लॉस के साथ, 13,145, 13,200, 13,250 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। चूंकि हम बेहतर शुरुआत के संकेत दे रहे हैं तो 13,000 के स्टॉप लॉस के साथ भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ जरूर दिखेगी आपको, स्टॉप लॉस दूर दिखेगा, टारगेट ऊपर के कम दिखेंगे, लेकिन जो है वही है। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं बता सकता, अब जहाँ पर डेटा दिख रहे हैं जैसे दिख रहे हैं वैसे ही मुझे बताने पड़ेंगे। तो 13,000 का स्टॉप लॉस है, टारगेट छोटे हैं, क्लोजिंग के हिसाब से 13,100 के आसपास आप क्लोज हुए, तो स्टॉप लॉस टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर होता है, उसमें भी अगर गैप से खुल गए तो फिर क्या, तो फिर ठीक है, इंतजार कीजिए, कोई बात नहीं, मौका मिलेगा, सब मिलेगा मौका आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं मतलब ऐसा नहीं कि बाजार एक तरफा वाला टाइम था जहां आपको सोचना नहीं था। अब आपको लेवल से एंट्री करनी है। मैं लगातार 3-4 दिन, और कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन बाजार ने आपको अच्छे लेवल पे एंट्री करने का मौका ना दिया हो। रोज मौका दे रहा है। आप गलत एंट्री करके बाजार को दोष देंगे, ये नहीं, आपको सही एंट्री करके बाजार के साथ रहना है, वो ध्यान में रखिए। आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आप खरीदारी कीजिए, और खरीदारी करने की अच्छा सॉरी, निफ्टी बेचने का तो मैंने बताया नहीं। निफ्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर, मैंने पहले ही एग्रेसिव ट्रेडर लिखा, नहीं तो आमतौर पर एग्रेसिव ट्रेडर के लिए मैं अलग रेंज देता हूँ। पहली चीज़ तो ये बेचना थोड़ा सा रिस्की है, बजाय बेचने के आप नीचे के लेवल पर खरीदने का सोचें, वो ज़्यादा सही स्ट्रेटेजी है। फिर भी जिनको शॉर्ट करना है, जो स्किल ट्रेडर्स हैं, एक्सपीरियंसड हैं,
स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, टीवी या ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं और मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब है ना कोई एक प्रोफेसर है निफ्टी शॉर्ट कर दिया और बोला अच्छा चलिए मैं 45 मिनट का 1 घंटे का लेक्चर ले लूँ, यहाँ तो 45 सेकंड में कुछ भी हो जाता है। तो वो लेक्चर लेने चले गए, पता चला कि मतलब पीछे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके लिए एक लेसन तैयार हो गया निफ्टी का, कि अचानक से 100 पॉइंट 150 पॉइंट एक से कुछ 2 5 10 मिनट में निकल गया। तो वैसा नहीं, अगर आप टीवी और ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं ना तो ही आपको शॉर्ट करना है। इस रेंज में 13,175, 13,250 और 13,300 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, 13,125, 100, 13,050, ये 3 टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ये हो गई बात निफ्टी की। हाँ, बैंक निफ्टी बाकी है। दीप बैंक निफ्टी बता दूं मैं आपको। बैंक निफ्टी में मामला ऐसा है दीप कि खरीदना है आपको 29,050 और 29,200 की रेंज में, वहाँ पर बैंक निफ्टी मिले ज़रूर खरीदिए। 29,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 29,350, 29,475, 29,550, 29,625। बेसिकली 29,350 से हर 75 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी का एक लेवल निकल कर आ रहा है, जहां पर आपको ट्रेल करते चलना है धीरे धीरे धीरे। जहां से भी आपको रिवर्स दिखे नीचे वाले 75 पॉइंट पे स्टॉप लॉस ले आओ। जैसे फर्ज करें, कैसे मैं बताता हूँ, 29,550 पहुंचे तो 29,475 पे ले आओ। 29,625 पहुंचे तो 29,550 पे स्टॉप लॉस ले आओ। 29,750, 825, 29,900, ये तमाम टारगेट्स हैं निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि एग्रेसिव ट्रेड, यहाँ आप शॉर्ट करिए, यहाँ चांस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 29,750, 29,900 की रेंज में आपको शॉर्ट करना चाहिए। अगर आपको एक लोड करना है 29,900 पे करो, 2 करने 29,750 और 29,900 पे करो, 3 करना तो बीच में 29,825 पे एक और कर दो। ऐसे करके एवरेज करके शॉर्ट करते चले आप और लगा दें स्टॉप लॉस आप 30,000 का। 29,650, 29,550, 29,475, 375, 200, 150, इतने सारे टारगेट हैं जो आपके लिए नीचे की तरफ 1 बाय 1 आ सकते हैं। ट्रेल करते जाएं और अपनी प्रॉफिट की पोजीशन को होल्ड करते जाएं, ये ज़्यादा ठीक रहे। जी दीप। अच्छा सर, ऐसा क्यों कि आपने निफ्टी के लिए तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बाय और सेल दोनों पोजीशंस दिए हैं, बैंक निफ्टी के लिए ना तो अग्रेसिव बाय दिए ना अग्रेसिव सेल, ऐसा क्यों सर? बात सही है। देखो ऐसा है कि जैसे मैं ऑफिस से घर आता जाता हूँ और अगर मैं रोज़ ड्राइव करता हूँ तो मुझे रोड पता है, हर जगह सिग्नल पता है, कहाँ कितनी चौड़ी रोड है, कहाँ कितने खड्डे हैं, कहाँ कितना शार्प टर्न है, सब कुछ पता है। तो मतलब है ना, जहाँ आपको पता है वहाँ रिस्क कम है और आपको पता है रिस्क कैसे मैनेज करनी है। और जहाँ यही चीज़ अगर आप कोई नई जगह जाकर ड्राइव करेंगे तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि वहाँ रिस्क बढ़ जाती है, आपको पता नहीं। बैंक निफ्टी का वैसे ही हाल है। बैंक निफ्टी मैं जानता हूँ कि रिस्क कहाँ है और कितनी है, तो बैंक निफ्टी में इसलिए मैं रिस्क को देखते हुए एग्रेशन की राय ही नहीं दे रहा। यहाँ पर एग्रेशन करना ही नहीं है। एग्रेशन करने का वक्त आएगा तो हम कहते हैं ना, आपको ध्यान होगा दीप, थोड़े दिन पहले की तो बात है जब एग्रेशन कैसा है कि ये 22,500 के ऊपर निकला, 24,500 के ऊपर निकला, 500 पॉइंट 700 पॉइंट रुकेगा नहीं। वैसे बहुत कॉल दिए हमने और वो पहली और आखिरी बार नहीं है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी एग्रेसिव होने का वक्त बैंक निफ्टी में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में अपने आराम से मिले मौका तो ठीक है, नहीं तो आपका क्या ले गया, कोई बात नहीं कि आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं तो किसी और दिन करेंगे। सो सावधानी से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में कोई एग्रेशन नहीं है, अभी नहीं, एग्रेशन का वक्त नहीं है, बहुत वोलेटाइल है। जब क्लियर कट ट्रेंड मजबूत डेटा दिखेंगे, अब आप देखिए ना, एग्रेशन की कमी की मैं बात बताऊं, आपने अच्छा पॉइंट पूछा। ये कल 2:30 बजे जब हमने डेटा एनालिसिस किया तब हमने क्या कहा, नहीं ये 29,000 तोड़ेगा, नहीं ये 13,000 के नीचे बंद होगा। करेक्ट। वहां से मार्केट घूम कर देखो कितना आया, निफ्टी करीबन 250-300 पॉइंट बढ़ा, बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा, और निफ्टी 125 पॉइंट बढ़ा। लेकिन यही मैं एग्रेसिव होता तो वहां पे एक बाय कॉल देता, लेकिन वो बाय कॉल रिस्की है, गलत पड़ने के भी चांस होते हैं। ऐसा थोड़ी कि हर बार हम बोलें तब सही हो। तो इसलिए इस वक्त जो मूड माहौल है मार्केट का, वहाँ एग्रेशन के बजाय थोड़ा हल्के चलने में समझदारी है। बोलने में सबको अच्छा लगेगा, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के तेजी बोलूँ, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया, ये वो, लेकिन अल्टीमेटली हमें लोगों को ये भी बताना है, ये भी सिखाना है कि आपको सावधानी से ट्रेड करना है। इतना आसान पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में होता ना तो देश दुनिया में कोई भी आदमी गरीब नहीं होता। सब लोग सब काम छोड़ के 9 से 3:30 बैठ जाते हैं स्क्रीन के सामने, आराम से पैसा बना लेते हैं। काश ऐसा सही होता। सबसे मुश्किल काम है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना। जो लोगों को लगता है कि सबसे आसान काम है, मैंने लिया, बढ़ गया, बेच दिया, वो जब तक चल रहा है ठीक है। इसलिए सावधानी बताना, इसलिए एग्रेसिव वक्त पर नहीं होना और वक्त पर एग्रेसिव होना, ये दोनों ही आना बहुत ज़रूरी है। जी दी।
बिल्कुल, तो ये बड़ी बात कही अनिल जी ने कि मार्केट का सेटअप समझना ज़रूरी है और उसके लिहाज से ही आप अपनी पोजीशन बताएं, कब कहाँ किस तरह से पोजीशन लेनी है। रोज़ आपको अनिल जी मदद इस पर करेंगे। सर, डेटा थोड़ा समझाएं। वैसे तो फंड फ्लोज के डेटा हमने चर्चा करी है, पर क्योंकि एफआईज पॉजिटिव से अब न्यूट्रल हो गए हैं और वायदा कारोबार के भी संकेत आज न्यूट्रल हैं, तो क्या लेवल्स पर नजर रखेंगे? दीप, डेटा तो हम डिस्कस कर चुके हैं। खाली मैं वायदा कारोबार के डेटा बता दूं, दो चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है। प्रीमियम निफ्टी में देखिए 48 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में कल याद है आपको कि हम कह रहे थे कि देखिए शॉर्ट कवरिंग हो गई, आखिरी मिनटों में 75 पॉइंट की प्रीमियम बढ़कर 140 पॉइंट बैंक निफ्टी में प्रीमियम, बड़ी प्रीमियम आज घटेगी नो डाउट, लेकिन 140 पॉइंट की प्रीमियम ये बता रही कि निचले स्तर पर शॉर्ट कवरिंग का सहारा है आपको, तो आज तो घटेगी। 13,000 ये मेक और ब्रेक लेवल है। 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट निफ्टी पर, ये आज नहीं टूटना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है एक्सपायरी के दिन। ऊपर 13,100 निर्णायक लेवल है जिसके आसपास हम बंद हुए हैं। 13,200 हल्की रुकावट का लेवल है, 32 लाख शेयर वहाँ पर कॉल्स में। वैसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,500 पर है, 36-37 लाख शेयरों का, लेकिन अभी वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 13,200 की रेंज निकल कर आ रही, ये आपके लिए डेटा। बैंक निफ्टी 29,500 निर्णायक लेवल है, 7 लाख शेयर पुट में है तो 10 लाख शेयर कॉल्स में। 29,500 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर अगला टारगेट जो बनता है वो 29,800 के आसपास का बनता है, वो पार होना थोड़ा मुश्किल है। और हुआ तो 30,000 फाइनल टारगेट, 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में हाईएस्ट है, वो आपसे पार नहीं होगा। तो रेंज बहुत साफ है, 29,000 30,000, बीच में 29,500 कश्मकश वाला लेवल, और एक हल्का पड़ाव या रुकावट का लेवल 29,800 के आसपास ऊपर। ये डेटा है दीप आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे आज के लिए। जी बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग डे होगा। रेंजेस आपके सामने हैं, लेवल्स पर आपको रखना है ध्यान, और एक्सपायरी तो ऑफकोर्स फोकस में ही है। फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे। कुशल, वरुण और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए कि कौन से हैं ये खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी है, और साथ ही आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। ओके, सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करते हैं तो आज अजंता फार्मा का जो बायबैक है वो खुलने वाला है। 135 करोड़ का बायबैक का जो भाव है 1850 रुपए का है, और 16 दिसंबर को ये बायबैक बंद होने वाला है। ओपेक की बैठक चल रही है तो इसके चलते ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों पर नजर रखें। सुप्रीम कोर्ट में आज काफ़ी सारी हियरिंग्स है। एक तो मोरेटोरियम मामले में आज सुनवाई होने वाली है, तो उसके ऊपर नजर रखें बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स पे। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन, वोडाफोन, आइडिया, टाटा टेली, ये जितने भी टेलीकॉम स्टॉक्स है उनके ऊपर नजर रखे, क्योंकि डीओटी ने जो वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज के लिए मांग की थी उसके ऊपर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, आपको याद होगा 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्होंने बंद की थी, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल, कल भारतीय इंफ्राटेल में ब्लॉक डील्स हुई थी। अनडिस्क्लोज बायर थे, लेकिन अब इसको डिस्क्लोज कर दिया है, और ये बायर है भारतीय एयरटेल। नेटेल इंफ्रा नाम की एक इनकी सब्सिडरी है, उन्होंने करीब 4.94% हिस्सा जो है वो खरीदा है। 2,880 करोड़ में इसको खरीदा गया है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पे प्रमोटर स्टैंडर्ड लाइफ जो है एचडीएफसी लाइफ में 1.3% हिस्सा जो है वो बेचने वाले हैं। करीब 2.78 करोड़ शेयर्स बेचने वाले हैं, और जो बिकवाली होने वाली है वो 5% डिस्काउंट पे होगी, 605 से 636 रुपये प्रति शेयर के भाव पे। एक्सिस बैंक, यहाँ पे सरकार ने सुट्टी का जो स्टेक था उसको कुछ हद तक बेचा है। 26 और 27 नवंबर को सुट्टी के करीब 36,25,000 शेयर्स बेचे गए हैं, जिसके चलते जो शेयर होल्डिंग है 4.24% से घट के 4.12% पे आ गई है। तो इसके चलते एक्सिस बैंक, साथ ही साथ आईटीसी और एलएनटी भी आपके रडार पे होना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल, क्यूआईपी के जरिए 1500 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। विप्रो, इन्होंने एक $multi-million डील की है। वेरीफॉर्म से ये डील की गई है, जहां पे क्लाउड इंजीनियरिंग सर्विसेज देगी विप्रो, तो इस काउंटर पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। और सब आखिरी में जीएनएफसी, टीडीआई नाम का एक प्रोडक्ट है जिसके इंपोर्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है, और जीएनएफसी ने इसकी सिफारिश की थी, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे होने चाहिए। बिल्कुल, खबरों वाले शेयर और कुछ और ऐसे खबरों वाले शेयर है आशीष के पास भी, और उससे कुशल के पास भी। कुशल, बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो सबसे पहले तो जो क्लास 8 ट्रक ऑर्डर आए हैं नवंबर महीने के, वो काफ़ी शानदार रहे हैं। मंथ ऑन मंथ 31% की बढ़त रही है। तो इस वजह से आपको 4 स्टॉक्स पर फोकस रखना होगा, जिसमें भारत फोर्ज, रामकृष्ण फॉर्जिंग, मदरसन सुमी और जीएनए एक्सेल्स शामिल है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो 52,600 यूनिट्स का ऑर्डर आए हैं नवंबर क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स के, वो थर्ड हाईएस्ट रहे हैं अब तक के। और साथ ही नवंबर 2019 के लेवल के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 गुना जो है ये ऑर्डर्स आते हुए नजर आए हैं। तो काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर इन स्टॉक्स के लिए खबर बनती हुई नजर आ सकती है। साथ ही असाई, सोंगवन, कलर्स, इनके लिए बायबैक की डेट्स आ चुकी है। 10 दिसंबर को ये बायबैक खुलेगा और 23 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। जो डिटेल्स है फर्दर, जो पहले आपको बता दी गई थी कि 330 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक किया जाएगा, करीब 2.5 लाख शेयरों का, और जिसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो 20 नवंबर तय की गई थी। साथ साथ इंडिगो, यहाँ पर इनकी जो कैपेसिटी है वो प्री कोविड स्तर के 70% पर पहुंचती हुई नजर आई है। तो रोजाना जो है अब ये घरेलू स्तर पर 1000 जो है फ्लाइट्स विदेशी और घरेलू स्तर पर जो है ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एमसीएक्स, इन्होंने सेबी के से नेचुरल रबर के वायदा लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल, इनके लिए काफी अच्छी खबर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी की जो एसिड बिक्री की प्रक्रिया है उसमें 60 से ज्यादा कंपनियों ने बोली लगाई है। उन्होंने इंटरेस्ट अपना शो किया है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने की 1 दिसंबर आखिरी तारीख थी, जिसमें 8 कंपनियां जो है उन्होंने पूरी कंपनी को खरीदने के लिए अपनी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो जारी किए हैं। और यहाँ पर कुछ चुनिंदा नाम है, जैसे जनरल इंश्योरेंस में ब्लैकस्टोन, केकेआर, बेन कैपिटल ने अपनी रुचि दिखाई है, और लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में बंधन बैंक, बेन कैपिटल, डाबर इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनियां जो है सामने आ रही है। अब देखना होगा कि फाइनेंशियल बिड्स जो है कितनी कंपनियां देती हुई नजर आती हैं। बल्क डील्स है मेरे पास कुछ, जिसमें टाटा केमिकल्स, यहाँ पर टाटा सन्स ने करीब 18 लाख शेयरों की खरीदारी की है, 420 रुपए 92 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और अदानी लॉजिस्टिक्स ने, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में करीब 9.5 लाख शेयर जो है ये बेचे हैं 55 रुपए 64 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और कुछ एक इनसाइडर ट्रेड्स है मेरे पास, जिसमें गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, यहाँ पर प्रमोटर के मोदी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने 1 दिसंबर को करीब 50,000 शेयरों की खरीदारी की है। एलजी बालकृष्ण ब्रदर्स में प्रमोटर वी राजवर्धन ने 1 दिसंबर को करीब 41,000 शेयर बेचे हैं, तो इनके लिए नेगेटिव प्रमोटर एक्शन है। और यूपीएल, यहाँ पर प्रमोटर यूनिफॉर्स एंटरप्राइजेज ने 27 नवंबर को करीब 23,800 शेयर्स खरीदे हैं। और अंत में वी मार्ट रिटेल, जहां पर प्रमोटर हेमंत अग्रवाल ने 26 नवंबर को 25,000 शेयर बेचते हुए नजर आए हैं। ओके, तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर आज है एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे और अब देख लेते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। आशीष, रिपोर्ट्स बहुत कम है जी, दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, अब तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कम ही आएंगी। कम आएंगी। चलिए बताइए कौन कौन सी रिपोर्ट्स है आज आपके पास? अनिल जी, फिलहाल सिर्फ 2 रिपोर्ट्स है मेरे पास। बस सिर्फ कम में भी 2 ही? ओके। सबसे पहले इन्फोसिस आईटी दिग्गज नोमेरा की रिपोर्ट आती हुई दिखी है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा है 1335 के लक्ष्य के लिए। अगले 2 साल में जो है आय ग्रोथ सबसे ज्यादा पूरी इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी। इन्फोसिस में मान रहे कि टीसीएस के और इन्फोसिस के बीच में जो एबिट मार्जिन का गैप है अब वो भी श्रिंक होते हुए नजर आएगा और आगे जाकर मार्केट शेयर में भी बढ़त देखने को मिलेगी, जिसके चलते ये स्टॉक पर बुलिश है। आखिरी रिपोर्ट है फिलहाल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। सीएलएसई की रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट नजर आ रही है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और देखिए लक्ष्य में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है, 330 से बढ़ाकर 360 रुपए कर दिया है, 246 कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि स्लिपेजेस में अनुमान से थोड़ी सी कम घटत देखने को मिली है, लेकिन ये मान रहे कि आगे जाकर कंपनी की जो आय है उसमें करीब 6 से 12% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। स्टॉक में मौजूदा भाव के हिसाब से डीप वैल्यू नजर आ रही है, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आई हैं आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। ब्रोकरेज रिपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स। देख लेते हैं कहां पर आज उनकी तरफ से आपके लिए राय खरीदारी या बिकवाली की। बिगुल पिक ऑफ द डे का स्वागत है हमारे सभी एक्सपर्ट्स का। आप सबका स्वागत है। सबसे ज़्यादा चमकते हुए बंसल जी दिख रहे हैं। बंसल जी गुड मॉर्निंग, शुरुआत आप ही कीजिए फिर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, सुप्रभात। बट अनिल जी मुझे तो सबसे ज्यादा चमकते अनिल जी आप दिख रहे हैं एक नई शर्ट के अंदर। और अनिल जी आजकल इस कलर की शर्ट अनिल जी वो साइंटिस्ट लोग पहन रहे हैं जो कोविड की वैक्सीन अनिल जी निकाल रहे हैं। अच्छा। तो अनिल जी आपको देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप मतलब कि काफी बड़े मात्रा में ना, जो कल आपका शो भी था कि पहले किसको वैक्सीन लगेगा, तो जो पहले जिनको वैक्सीन लगना है उनको लगता है
आप पूरी आपकी टीम ना वैक्सीन लगा के आ रही है, तो अनिल जी आपको देख के ना वो वाली फीलिंग आ रही है कि वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और हमें भी जल्दी लगेगी। तो सबसे चमकते हुए तो आप हैं अनिल जी। चलिए बढ़िया, आपको चमकते हुए दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं कल जैसे ही आज भी हूँ। फ़र्क इतना है कि आज स्टूडियो में बैठा हूँ तो लाइट वाइट प्रॉपर है, मेकअप वेकअप थोड़ा मैं खुद करता हूँ और हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जिनका काम जो करे वो बढ़िया है, और स्टूडियो में होने का तो थोड़ा मूड माहौल लाइटिंग और ऑडियो साउंड वगैरह तो बहुत बढ़िया ही होता है। वैसे चमक तो सेठी साहब भी कम नहीं रहे, लेकिन उसकी वजह अलग है। आइए शुरुआत करते हैं आपकी, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे के साथ। बताइए बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है आयशर मोटर। आयशर मोटर पे खरीदारी की राय है 2500 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2595 के इंट्राडे टारगेट के लिए आयशर मोटर पर खरीदारी की राय है। तो 95 का टारगेट और 2500 का स्टॉप लॉस, ये खरीदारी करने की राय आयशर में। ओके राजेश जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट इंडस्ट्री में कल के सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली और स्टॉक ने जिस तरीके से 1600 के आसपास कल का क्लोज दिया है, मुझे लगता है कि पिडिलाइट को अब यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें स्टॉक में एक जो कंसोलिडेशन था वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ से स्टॉक में 1640 1650 तक के लक्ष्य आते हुए दिखेंगे। तो आज के सेशन के लिए इंट्राडे टारगेट जो होंगे 1630 1635 तक के होंगे। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे 1580 का। ओके 1580 ये स्टॉप लॉस है, खरीदारी करने की राय पिडिलाइट में। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आज आपका क्या इरादा है। अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा बाय करने का इरादा है, स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। 1418 का कल बंद हुआ है, मैं कंडीशनल बाय है। 1430 के ऊपर जैसे ही निकलेगा ये डे ट्रेडिंग के लिए बाय हो जाएगा मेरे लिए। 1430 पे बाय करें, 1415 का स्टॉप लॉस और 1465 का टारगेट, 15 रुपए के रिस्क, 35 रुपए का टारगेट। ओके लेकिन खरीदना 1430 के पार निकलने के बाद, अभी नहीं। 1430 के पार हो जाए फिर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1415 का और फिर टारगेट कर लीजिएगा आप ऊपर 1465 का। सुमित जी गुड मॉर्निंग। सुमित जी बताइए अपना स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी आज का जो स्टॉक है वो है भारत फोर्ज। पिक ऑफ द डे के तौर पे भारत फोर्ज पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कल का क्लोजिंग 515 के पास था। स्टॉक के अंदर मार्केट खुलने पे खरीदारी करें। ऊपर में 525 रुपए का पहला टारगेट होगा, 540 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। ये दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए भारत फोर्ज में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 508 का स्टॉप लॉस लगाना है। आज इंट्राडे में या 1 से 2 दिनों में भारत फोर्ज में एक अच्छा अपसाइड को देखने को मिलना चाहिए। 508 के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी। किरण जी सुप्रभात, बताइए आपने कौन सा स्टॉक चुना है। अनिल जी सुप्रभात, दीप सुप्रभात, सारे पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। और मेरा आज का स्टॉक है इंश्योरेंस सेक्टर का। 3 दिन पहले मैंने आईसीआईसीआई जीआई बोला था, वो लगभग 10% बढ़ चुका है। आईसीआईसीआई प्रू भी बढ़ चुका है, तो अभी जो बढ़ने वाला है वो है एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ में बाय करने की सलाह है। करंट लेवल से लेके आपको 865 तक बाय करने का जोन है। 861 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा पहला टारगेट 890 और दूसरा 897। ये 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। टारगेट निश्चिंत रहे और इसमें मैं पूरी तरह से तन और मन के साथ आपके साथ हूँ किरण जी। बाकी तो आपको पता है धन का इस्तेमाल और व्यवस्था और लगाने का काम तीनों आपको स्वयं करने। तन और मन से मैं आपके साथ हूँ। एसबीआई लाइफ में 900 रुपये 910-15 तक जाने की पूरी संभावना आज के लिए नज़र आती है। ओके तो ये एक और स्टॉक है। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो कल आपका कार्यक्रम था अनिल जी की वैक्सीन किसको लगेगी, ये देखकर बंसल जी ने अनिल जी यूएस जाने की व्यवस्था कर ली है। तो अनिल जी किसी भी दिन मान लीजिए वो शो से गायब हो जाएं तो आप मान लीजिए वैक्सीन लगवाने वो यूएस पलायन कर गए हैं। तो अनिल जी मेरा जनहित में निवेदन है कि किसी को वैक्सीन लगे या नहीं लगे, बंसल जी को वैक्सीन जरूर लगनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल वरना वो विदेश चले जाएंगे। हो जाएगी। तो अनिल जी एक ये छोटी सी बात थी। और अनिल जी
खरीदारी की राय है मेरी, और खरीदना है अनिल जी धानी सर्विसेज, जिसका पहले नाम होता था इंडिया बुल्स वेंचर्स, और इस स्टॉक में अनिल जी एक ब्रेकआउट 280 रुपए के ऊपर कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा। मुझे लगता है अनिल जी इसमें एक आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। हाई बीटा स्टॉक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड है, यानी कि यहां पर देखिए अनिल जी बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक का स्वभाव ही ऐसा है। तो यहां 280 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 305 और बाद में 320 के लेवल्स दिखाएगा, तो 305 के इंट्राडे टारगेट के लिए धानी सर्विसेज में खरीदारी कराएं। अच्छा बंसल जी, जरा अंदर की बात बताओ, हुआ क्या है ये इस तरह के कोविड के माहौल में जहां अमेरिका में सबसे ज़्यादा खतरे हैं, कुणाल जी वहीं पर आपको भेजने की तैयारी में है, जबरदस्ती वाली छुट्टी पर जाने के लिए कह रहे हैं। जैसे भी जॉब में होता है ना, कोई आदमी बढ़िया परफॉर्म नहीं करता तो उसको छुट्टी पे भेज दिया जाता है, वैसे आपको छुट्टी, कुछ 2-4 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, क्या हुआ क्या आपके बीच, या 2-4 कॉल कुणाल जी देना चाहते थे, आपने मना कर दिया, नहीं अभी तो ब्रेकआउट नहीं आया, वो फिर भाग गया, कुछ ऐसा अनबन, कोई खटपट ऐसा कुछ हुआ है? नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ नहीं है, और कुणाल जी अनिल जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं कुणाल जी से कह रहा था कि आप भी चलो यूएस चलते हैं, यहाँ तो फरवरी मार्च में वैक्सीन लगेगी। तो अनिल जी देखिए, मेरा भी यूएस का वीजा लगा हुआ है और कुणाल जी का भी वीजा लगा हुआ है, और मैंने कुणाल जी से विनती करी थी कि साथ में प्रोग्राम बनाते हैं परिवार सहित और वैक्सीन लगवा के वापिस आते हैं। तो उस चीज को अनिल जी कुणाल जी उजागर कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल आराम से। और आप जिस हिसाब से पिछले 2.5 साल से लगातार मेरे साथ इतना सुबह शाम वाले जो सारे शो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक ब्रेक तो आपका बनता है बिल्कुल, तो एंजॉय करके आइए, बढ़िया है, फैमिली के साथ एक हॉलीडे होना चाहिए, सेफ्टी के साथ जाइएगा, बस ये। आइए सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक्स ऑफ द डे, आपकी तो ढेर सारी थी, ढेर सारी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए बाजार में बिल्कुल शानदार तेजी का माहौल है, और कोई भी जो डिप आती है वो बिल्कुल खरीदी जाती है। कल भी हमने देखा 2 बजे के आसपास जब बाजार में 100 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आई, उसके बाद से एक बहुत ही शानदार रिकवरी बाजार में देखने को मिली, और अल्टीमेटली वी एंडेड इन द पॉजिटिव। और बाकी कल जब हम बंद हो रहे थे तो यूएस में जो डाउ फ्यूचर्स है वो नेगेटिव थे, जबकि जो रेगुलर सेशन में कल यूएस में भी अच्छी रिकवरी हुई है। तो ऑल इन ऑल अच्छा मार्केट है और खरीदारी करने की सलाह है। तो जो मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा, एक F&O का स्टॉक और एक कैश मार्केट का स्टॉक रहेगा, और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स रहेंगे। जो F&O का स्टॉक है पिक ऑफ द डे, वो स्टॉक रहेगा इन्फोसिस। आज इन्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह है। इस स्टॉक को मुझे याद है कल दोपहर के शो में आपने भी रिकमेंड करा हुआ है। 1140 के लेवल पे बंद हुआ है। आज का इसका टारगेट रहेगा 1170 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1125 का। बाकी इस स्टॉक में मुझे लगता है पोजिशनली भी बने रहना चाहिए। मैं ज्यादा बड़ी अपसाइड इस स्टॉक में देखता हूँ। और जहां तक कैश मार्केट का सवाल है, एक कैश मार्केट का पिक रहेगा GNFC, जिसमें आज खबरें हैं कि जो इनका एक प्रोडक्ट है TDI, जिसकी वर्चुअली मोनोपोली है इस कंपनी की, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का एक्सटेंशन किया है सरकार ने, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो आज का मेरा इसमें लक्ष्य रहेगा 225 रुपए का, स्टॉप लॉस 209 रुपए का। और इसके अलावा 2 स्टॉक और F&O स्पेस से रेकमेंड करूंगा आज के लिए। एक तो रहेगा कोल इंडिया, एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है, 12 रुपए का पिछले साल डिविडेंड दिया, जो कि अराउंड 9.25% की डिविडेंड यील्ड है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, और जिस तरह से PSU स्टॉक्स में अच्छी तेजी चल रही है, हमने देखा गेल में किस तरह से एक शानदार तेजी का माहौल बना हुआ, मुझे लगता है कोल इंडिया ऑल्सो शुड डू वेल फ्रॉम हियर। तो कोल इंडिया में आज भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी अच्छा लग रहा है, जो कि कल 1673 के लेवल पे बंद हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आज खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो कुछ बेहतरीन पिक्स आती हुई सिटी से आपकी तरफ से। इन्फोसिस, जहां पर कल अनिल जी ने भी आपको कल के 2000 में खरीदारी की राय दी थी, और अनिल जी ने आपको टारगेट्स दिए थे 1155 और 1175 के। सिटी से आपके टारगेट्स हैं 1170। नजर रखिए स्टॉक पर। साथ ही GNFC खबरों के दम पर भी ये स्टॉक आज एक्शन में दिखेगा। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर बनते हुए दिख रहा है। एक्सिस बैंक, यहां पर गवर्नमेंट ने सूटी के जरिए 26 और 27 नवंबर को थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची है। लगभग 36 लाख शेयर्स बेचे गए हैं, 0.12% स्टेक का। सुमित जी, जरा एक्सिस बैंक की चार्ट देखकर बताइए कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग अब्जॉर्ब हो गई थी, थोड़ा प्रेशर आया था स्टॉक पर ज्यादातर अब्जॉर्ब ही हो गई थी। तो अगर रिवर्सल आता है तो एक्सिस बैंक कैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है सर? बिल्कुल दीपांशु, इसीलिए पिछले 5 से 7 दिनों में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और इसी रेंज के आसपास इसके अंदर मूव होते हुए देखने को मिला है, जो कि 590 नीचे में है और 615 620 ऊपर में है। आई थिंक जैसे 615 620 का लेवल टूटेगा तो ये रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद 640 से 650 रुपए तक के लेवल एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो लोअर लेवल्स पे अच्छा खासा सपोर्ट है 590 के आसपास। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी की जा सकती है। ऊपर पे 615 620 का लेवल टूटने के बाद 640 से 650 तक के लेवल जल्दी एक्सिस बैंक में फिर देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। पालवे साहब, भारतीय इंफ्राटेल स्ट्रक्चर कैसे देख रहे हैं सर? कल बड़ी ब्लॉक डील हुई इसमें और बाद में पता चला कि ये तो भारतीय एयरटेल ने ही शेयर्स खरीदे, बट लगभग 5% हिस्सेदारी भारतीय एयरटेल ने खरीदे और अच्छे प्रीमियम पर भी ये डील हुई थी। आप बताएं सर, भारतीय इंफ्राटेल और तेजी देखते हैं इस काउंटर पे? देखिए दीपांशु जी, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप तो इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिखा रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक 220 के ऊपर क्लोज हुआ है, हमें लगता है जब तक कि 215 216 का लेवल लोअर साइड पे नहीं तोड़ता है, स्टॉक में लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। और इस सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि अगर ये 228 228 230 ये लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें एक अपसाइड और यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए, जो कि स्टॉक को फिर 240 की तरफ लेके जाएगा। 240-45 तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो अभी नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप तो पॉजिटिव है। 215 का लेवल टूटे तो इसमें एक कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ से सेटअप के हिसाब से अभी बाय किया जा सकता है। 228 का ब्रेकआउट होता है तो इंट्राडे बेसिस पे भी बाय करें, टारगेट होंगे इसके 240-45 तक के। ओके, तो नजर रखिए भारतीय इंफ्राटेल पर, ये काउंटर फोकस में रहेगा। एक व्यू भारतीय एयरटेल पर भी मैं लेना चाहूंगा। कुणाल जी, जरा भारतीय एयरटेल के चार्ट स्ट्रक्चर बताइए। एक रेंज में ही रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है, जब भी मूवमेंट आता है ऊपरी लेवल पर हम सेल ही देख रहे हैं। आज खबर भी है इंफ्राटेल में इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। भारतीय एयरटेल के चार्ट पर कुछ इंटरेस्टिंग है सर? देखिए, चार्ट में एक पुलबैक जरूर हुआ है नीचे के लेवल से दीपांशु, लेकिन एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये रेजिस्टेंस 490 की है। 487 की बंदी है कल की, तो मुझे लगता है कि एक बार 490 के ऊपर ये थोड़ा टिक जाए तब इसमें जरूर आपको 525 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 490 के ऊपर क्लोज आने के पर इस पर डेफिनेटली एक खरीदारी की राय देंगे और फिर यहां 520-525 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। भारतीय इंफ्राटेल, भारतीय एयरटेल से याद आया आशु सर के लिए, और बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे हैं ट्विटर पे, आशु सर कहाँ हैं, बड़े दिनों से दिखे नहीं, मिस कर रहे हैं। तो जो लोग आशु सर को मिस कर रहे हैं, बिल्कुल एक दिन और करें, आज कल सुबह हमारे साथ होंगे। वो 4 दिन कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो कल सुबह क्रेडिट पॉलिसी है, याद ध्यान रखिएगा। कल 12 बजे नहीं 10 बजे, सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी है, और क्रेडिट पॉलिसी के विशेष पैनल में आशु सर भी हमारे साथ होंगे, संजीव बसीन साहब होंगे, बग्गा साहब होंगे, वीके शर्मा साहब होंगे, प्रदीप चौधरी साहब होंगे। पूरा दमदार पैनल होगा कल क्रेडिट पॉलिसी का सुबह 10 बजे हमारे साथ। तो कल सुबह पॉलिसी देखनी है, और आशु सर भी वापस आ जाएंगे, टेंशन ना लें। आदमी छुट्टी तो लेगा ना कभी न कभी, कहीं ट्रैवल तो करेगा ना। तो अब तो देखो बंसल जी, कुणाल जी तो लंबे लंबे मतलब अमेरिका जाएंगे तो क्या 2-4 हफ्तों से पहले तो क्या आएंगे, जाने आने में टाइम लग जाता है। तो आशु जी तो 3-4 दिन के लिए गए, तो आशु जी कल सुबह आप सबके सामने हाजिर होंगे। जो लोग मिस कर रहे हैं लाइफ टाइम हाई पे ज़्यादा मिस मत करिए। नहीं, वैसे आजकल तो आशु सर तेजी में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कल उनसे फिर आपके लिए होगी मुलाकात, चिंता न करें। आइए, एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ, और वो है अपोलो हॉस्पिटल। वागले साहब, जरा इसके चार्ट देखिए। इनके बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए के QIP को मंजूरी दी है। अभी तो मंजूरी मिली है, जो अब आएगा बाद में आगे आराम से। जरा चार्ट्स पे देखिए संकेत क्या है। चार्ट्स पे तो कल गैप से खुला है, ऊपर सस्टेन भी हुआ है। 2411 का बंद, 30 रुपए नीचे आ जाए, मुझे लगता है 2350 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। मेरा मानना है 2500-520 के आसपास के 1 से 2 दिन में या 1 से 3 दिन ये अपोलो हॉस्पिटल पर राय। एक और स्टॉक है HDFC लाइफ, जरा इस पर राय दीजिए आप सेठी साहब। आज होने वाली है बड़ी ब्लॉक डील, ठीक है ना। स्टैंडर्ड लाइफ बेचेगी अपना हिस्सा करीबन 2 करोड़ 78 लाख शेयर, 605-636 रुपए की रेंज में डील होने की संभावना, 5% डिस्काउंट तक। कहां पर लेना चाहिए? देखिए अनिल जी, इसमें जो 5% डिस्काउंट पे तो डील होगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल तक ये स्टॉक जाएगा। बट अगर ये स्टॉक, जैसे कल ये 636-37 के आसपास बंद हुआ है, अगर ये 615-20 के लेवल पे भी मिलता है तो मुझे लगता है, अगर आपको स्क्रीन पे ये भाव दिखे तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। एक जबरदस्त कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस वाला पूरा सेक्टर ही बहुत ही बुलिश मोड में है। अभी किरण जी ने भी रिकमेंड करा SBI लाइफ, और मैंने भी पिछले कुछ महीनों में कई बार ICICI लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, सभी स्टॉक्स को रिकमेंड किया है। बहुत ही अच्छा सेक्टर है, हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। आज अगर ये 615-20 के लेवल पे मिलता है तो मुझे लगता है उस समय खरीद लेना चाहिए। 15-20 मिले तो वहां पर खरीद लीजिए, कोई चिंता वाली बात है नहीं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अजंता फार्मा, इसका बायबैक खुला। जरा राजेश जी इसके चार्ट देखिए। 1850 रुपए में बायबैक 16 तारीख तक खुला रहेगा,
और 135 करोड़ का बायबैक है, क्या करना चाहिए? अनिल जी, सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 8 से 10 वीक से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। 1490 इसका लोअर बैंड है और हायर साइड पे देखें तो स्टॉक 1560 1570 की रेंज में जाके ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक कंसोलिडेशन का फेज अभी चल रहा है। बट नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 2-3 दिनों में देखें तो एक बाइंग एक्शन जरूर लोअर साइड से देखने को मिली। स्टॉक ने एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी दिया है, तो करंट लेवल से बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक में अगर देखें तो एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन पीरियड ओवर होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से 1520 ये स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ऊपर के टारगेट जो इसके ट्रेडिंग के टारगेट जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 1600 रुपए तक के, तो 1520 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी अजंता फार्मा पे। 1520 के स्टॉप लॉस से कर लें खरीदारी, ये ठीक है। अच्छा सेठी साहब, एक और स्टॉक पे राय दीजिए, वो विप्रो है। इन्होंने क्लाउड इंजीनियरिंग के लिए एक बड़ा करार किया है, वेरीफोन इनको सर्विस देगा विप्रो। अब ये विप्रो में क्या है, मामला ऐसा है कि ये कभी बताते नहीं है ऑर्डर साइज कितना बड़ा है, कितने साल में, लेकिन जो हिसाब से दिख रहा है ना, दिख तो बड़ा रहा है, क्योंकि वेरीफोन बड़ा ग्लोबल प्लेयर है इस मामले में, पेमेंट्स और ई कॉमर्स वाले सॉल्यूशंस के मामले में। तो ऐसे में कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो इन्फोसिस पे आप बुलिश हैं, विप्रो भी ठीक लगता है? बिल्कुल अनिल जी, विप्रो भी आज भी बहुत ही अच्छा चलना चाहिए। और कोइंसिडेंटली परसों मतलब ट्यूसडे शाम को मैं बाजार आज और कल जो आपका इवनिंग शो रहता है उसमें रहता हूं, वहां पे मेरी जो इंट्राडे पिक देनी होती है उसमें विप्रो ही था, जो कि कल उस समय 352 रुपए के लेवल पे रिकमेंड करा था। मेरा टारगेट था इंट्राडे 362 का, जो कि कल लगभग अचीव हुआ है। बट आज भी ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा करना चाहिए, इसमें बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। और मुझे लगता है जिस तरह के डील के अनाउंसमेंट्स है और जो आईटी सेक्टर पूरा ही अभी वापस से फोकस में है, ये स्टॉक आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी सी 370 375 लेवल्स ऑन दिस स्टॉक। बाकी इसमें बायबैक का भी एक रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, शायद 11 दिसंबर की इसकी बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। 400 रुपए में कंपनी बायबैक करने जा रही है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदना चाहिए, या जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। तो खरीदारी करके चलें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक और स्टॉक है यूपीएल, जो ये भी आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में था। सेठी साहब 2-3 दिन पहले ही आपने रिकमेंड किया था। लगातार यहाँ पर प्रमोटर थोड़ा खरीद रहे हैं। मतलब 27 तारीख को उन्होंने फिर खरीदा 23,800 शेयर। वैसे तो 23,800 शेयर कम नहीं होते, लेकिन प्रमोटर के हिसाब से हम सोचते हैं कि थोड़ा खरीदें, उनके लिए छोटा है। तो यूपीएल क्या व्यू है आपका, और क्या खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पर भी? बिल्कुल अनिल जी, इस स्टॉक को भी मैंने परसों दोपहर के शो में रिकमेंड करा था। 433 के लेवल पर रिकमेंड करा था। 450 का मेरा टारगेट था, जो कि कल अचीव भी हो गया। बट जिस तरह की खबरें आई है, एक तो इनका जो बिजनेस है काफी अच्छा है, फिर जो कल परसों जो खबरें आई कि एक तो इन्होंने अपना जो $500 मिलियन का जो डेट है उसको प्रीपोन करते हुए, मतलब उसको जो पेमेंट है वो प्रीपोन किया है, जल्दी पेमेंट कर देंगे दिसंबर एंड तक ही। दैट इज अ प्रिटी बिग पॉजिटिव, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा पॉजिटिव। और उसके ऊपर हमने कल थोड़ा बहुत एक्शन तो देखा, बट जिस तरह के बाकी भी डेवलपमेंट्स है इस स्टॉक को लेके, हालांकि थोड़ी बहुत पिटाई इसको हुई थी वो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन के कारण, बट मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी और अच्छा करना चाहिए। मैं होपफुल हूँ कि बहुत ही जल्दी इस स्टॉक में हम 470 475 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो इसमें भी कोई भी डिप में खरीदारी करने की सलाह है। ओके, डिप आए तो खरीदारी कीजिए, ये है राय आपके लिए। बंसल जी, आपका फेवरेट स्टॉक गॉडफ्रे फिलिप्स, यहां पर भी प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं। 50,000 शेयरों की खरीदारी हुई है प्रमोटर की तरफ से। इसके चार्ट देखिए। अनिल जी, चार्ट्स पे स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन चल रही है, और एक शॉर्ट टर्म नजरिए से, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म नजरिए से कल के जो लोज हैं थोड़ा सा नीचे उसके स्टॉप लॉस लगा के 895 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को बाय किया जा सकता है। 895 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है, और टारगेट बैठता है यहाँ पर पहला 930 935। तो रिस्क है 5 से 6 रुपए का, और रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है अराउंड 30 रुपीज का। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो इसको खरीदने की राय है 895 के स्टॉप लॉस के साथ। रिस्क है, बाकी तो आगे तो आपको पता ही है बंसल जी, रिस्क है तो बोलिए बंसल जी। अनिल जी देखिए, रिस्क है तो इश्क है। बट अनिल जी एक लाइन आगे ऐड करूंगा अनिल जी। हाँ। गालिब ने भी अनिल जी एक चीज बोली थी कि ये इश्क नहीं आसान। हाँ। तो अनिल जी रिस्क भी इतना आसान नहीं होता है। होता क्या है, देखिए रिस्क है तो इश्क है, बट अनिल जी इश्क नहीं आसान, ये गालिब जी ने बोला था। देखो ये टाइप होता क्या अनिल जी, जैसे ही रिस्क पे थोड़ा सा ट्रिगर होता है, बंसल जी एक मिनट, बंसल जी सारी की सारी एक मिनट, बंसल जी 8 AM मार्केट पे फोकस करिए।